हेलो, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू आईबीटीवी। आई एम प्रिया जोशी और मेरे साथ जुड़े हैं आनंद चारी जी। आनंद जी जो है ये फॉर्मर एडिशनल जनरल मैनेजर एसएमई रह चुके हैं एंड स्टार्टअप्स बिजनेस डेवलपमेंट बीएससी। सो वेलकम सर टू आवर प्रोग्राम। थैंक यू मैडम। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। सो सर बात करते हैं पहले बाजार के बारे में। वील सी वेयर द मार्केट इज करंटली। निफ्टी और सेंसेक्स जो है फ्लैट नजर आ रहे हैं। हल्का सा ऊपर है सेंसेक्स 132 पॉइंट्स एट 81,670 एंड निफ्टी इज 68 पॉइंट्स अप एट 25,117 पॉइंट्स। मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स एट दिस आवर मिड डे है इज एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, इटर्नल, रिलायंस एंड एम Top five gainers: Adani Enterprise, Axis Bank, JSW Steel, Grasim, and Adani Ports. Top five losers: M&M, Kotak Mahindra, Maruti Suzuki, Eternal, and Wipro. आज बाजार जो है वो काफी वॉलेटाइल नजर आ रहा है। इट्स गोइंग बिटवीन गेन्स एंड लॉसेस। और सेंसेक्स हल्का सा ऊपर था, फिर हमने नीचे देखा और इस वक्त फिर ग्रीन में नजर आ रहा है। द रीजन बिहाइंड दिस वॉलेटिलिटी इज प्रॉफिट बुकिंग इन ऑटो शेयर्स। परसिस्टेंट एफआईआई सेलिंग नजर आ रहे हैं और वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है वो बढ़ती हुई नजर आई है। तो ये बाजार के बारे में है। लेट अस नाउ टॉक टू आनंद चारी सर। Sir, would you like to say anything about the market before I start questioning you, asking you about IPOs and SMEs? या श्योरली अभी काफी यूफोरिया रहा है लास्ट एक साल में, और भी काफी बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं अभी जी। सूचीबद्ध होने के लिए। एसएमई में भी काफी कंपनियां लाइंड अप है, बोथ एक्सचेंज में, एनएसई इमर्ज एंड बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म में। अभी हम्म। तक जो आंकड़ा मैं देख रहा हूँ, मोर देन 240 कंपनीज ऑलरेडी लिस्ट हो चुकी हैं, इंक्लूडिंग बोथ एक्सचेंज एंड एसएमई। हम्म। और भी करीब करीब 1.25 लाख करोड़ का तो आईपीओ बाकी है। तो हम्म। लुकिंग एट द ओवरऑल ट्रेंड, जो ड्यूटी जो अमेरिका बात कर रही है, जो टैरिफ लगाने की, और हम्म। जो वॉर सिचुएशन है, तो उससे मुझे लग रहा है कि इन्वेस्टर्स को काफी कॉशियस होना चाहिए। हम्म। और अगर एसएमई कंपनी देखें तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा क्लैरिटी ग्लोबल मार्केट आने के बाद निवेशक को इन्वेस्ट करना चाहिए एसएमई कंपनियों में। तो हम्म। जो बड़ी कंपनियां में उसमें थोड़ी कॉशंस कम रख सकते हैं, क्योंकि काफी लार्ज कंपनियां हैं। हम्म। इम्पैक्ट भी बैठेंगे तो निवेशक भी काफी रहते हैं, तो लिक्विडिटी भी काफी मिलती है। एसएमई में क्या है कि लिक्विडिटी की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो मेरे हिसाब से सोच समझ के करना चाहिए, और मेरे हिसाब हम्म। से फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज में निवेशक को इन्वेस्ट करना चाहिए। वो सबसे बड़ा कॉशन रहेगा मेरी तरफ से एज इन्वेस्टर्स, और अगर आप बोले हम्म। तो। हम्म। अदरवाइज मेरे को लगता है कि लॉन्ग टर्म में मार्केट काफी अच्छी लग रही है। हम्म। लुकिंग एट द ओवरऑल कमोडिटी, गोल्ड एंड सिल्वर काफी अप्रिसिएशन हुआ है हम्म। लास्ट एक साल में। सबसे अच्छी, या 2 साल का रिटर्न अगर आप देखें गोल्ड और सिल्वर का, हम्म। ट्रमेंडस रिटर्न, उतना रिटर्न सेंसेक्स या निफ्टी ने भी नहीं दिया हुआ है। तो हम्म। बट एसेट एसेट क्लास काफी पीक होने की वजह से, आज मैं पीक नहीं बोलूंगा, बट थोड़ी सी ओवर वैल्यूड है गोल्ड और सिल्वर। हो हम्म। सकता है आगे भी माइलेज दिखे इस पे, या आगे भी जा सकता है गोल्ड एंड सिल्वर, क्योंकि वॉर सिचुएशन में यूजुअली सब लोग सेफ है मानते हैं। जितने हम्म। भी फॉरेक्स रिजर्व्स हैं गोल्ड की तरफ जाते हैं। तो राइट। उस वजह से भी काफी बढ़ी हुई है। कल तक का रेट मैं देख रहा था 1,62,000 का रह चुका है गोल्ड का भी। हम्म। और मेरे हिसाब से काफी पीक है, जो मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा हुआ है। तो हम्म। मुझे लगता है कि काफी कॉशनली कोई भी इन्वेस्टर्स देख रहे हैं, हम्म। थोड़ी पोर्टफोलियो में गोल्ड रख सकते हैं आगे भी। बट एज ए एसएमई, एज ए कैटेगरी मैं बोलूंगा, अभी जो 50-60% पोर्टफोलियो रख सकते थे आज हम्म। के तारीख में, थोड़ा मार्च तक, जब तक क्लैरिटी टैरिफ का और यूएस ये वेनेजुएला वॉर का थोड़ा सिचुएशन सुधरता नहीं है, तब तक हम्म। थोड़ी सी पोर्टफोलियो में 40 नहीं, एटलीस्ट 10 to 20% तक का एक पोर्टफोलियो में एक्सपोजर लेने लायक है। अदरवाइज मेन बोर्ड में कंपनी में लिक्विडिटी प्रॉब्लम नहीं है, तो उसमें तो अच्छा कंपनी और फंडामेंटल कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम्म। जी सर, बढ़िया। एंड सर, टैरिफ को लेके आपको क्या लगता है कि डू यू सी द इशू बीइंग सॉर्टेड आउट एनी टाइम सूनर? देखिए, मेरे हिसाब से मैं ज्यादा उस तरीके से नहीं बता पाऊंगा, बट मुझे लगता है कि उनको थोड़ा करना तो पड़ेगा। ये मुझे लगता है कि वो प्रेशर टैक्टिक्स है कि वो चाहते हैं कि इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट बैठे। बट हम्म। एज सच हमारा जो ग्रोथ स्टोरी दिख रहा है मुझे, 6.5 से बोल रहे हैं जीडीपी ग्रो होगा, जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग है ग्लोबली। कोई भी इकोनॉमी इतनी फास्ट ग्रोइंग हो नहीं रही है। हम्म। और जितने भी अगर हम देख रहे हैं आंकड़ा, जो कंपनीज के रिजल्ट्स आ रहे हैं, और मेरे हिसाब से मार्केट बहुत पॉइज्ड है। थोड़ी हम्म। बहुत एफआई पुलिंग के वजह से पैसा जा रहा है, बट मुझे जो दिख रहा है अभी, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अगर आप ट्रैक करते हैं, तो एसेट अंडर मैनेजमेंट जो बोलते हैं, एयूएम करीब करीब 82 लाख करोड़ हो गया है। तो अगर आप देखते हैं, उसमें काफी पैसा इक्विटी में आने के लिए रेडी रहता है। और जो एसआईपी बुक है जो मार्केट में आता है हर मंथ, वो भी ग्रो होके करीब 31,000 करोड़ हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि उतनी लिक्विडिटी हम्म। एसआईपी बुक से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इन्वेस्ट करती है। तो करीब करीब 3.5-4 लाख करोड़ रुपया तो उसके थ्रू भी आ रहा है। तो मुझे लगता नहीं कि शॉर्ट टर्म शॉक्स हैं। तो आगे जाके मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में पैसा आएगा ही मार्केट में, क्योंकि ग्रोइंग इकोनॉमी है,
इन्वेस्टर इंडिया को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ग्लोबल इन्वेस्टर्स, और हम्म। एफआईआई का पैसा आएगा ही। ये शॉर्ट टर्म में मार्केट जो है जिटरी है, क्योंकि ये ग्लोबल मेल्टडाउन दिख रहा है बिकॉज ऑफ द वॉर सिचुएशन। तो मुझे लगता है नेक्स्ट 3 से 5 साल में मार्केट काफी हाई बनाएगी, और इसको कोई रोक नहीं सकता। दैट्स माई स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, जो मैंने 32 ईयर्स से मैंने कैपिटल मार्केट और एसेट मैनेजमेंट में काम करके मैंने देखा हुआ है। ये काफी अच्छी वेल्थ क्रिएशन का पॉइंट है। इसमें मार्केट में निवेशक को इन्वेस्टेड रहना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन उनकी रिस्क एपिटाइट देखते हुए। जी। सर आगे आपसे बात करते हैं एसएमईज के बारे में। इंडिया के एसएमई और स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है ये काफ़ी तेज़ी से दे आर मेच्योरिंग। आपने काम किया एज अ रेगुलेटर ड्यूरिंग योर 8 ईयर स्टेंट एट बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर्सपेक्टिव। तो इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट जो है एसएमईज में एंड अनलिस्टेड कंपनीज में ये कैसे इवॉल्व हुआ है एज एन ऑल्टरनेटिव एसेट क्लास? मेन क्या है मैडम कि ये जो है काफी हाई रिस्क एक एक्सपेरिमेंट जैसा प्लेटफॉर्म शुरू हुआ है, दोनों हम्म। प्लेटफॉर्म। हम्म। आज देखें ना, वो काफी स्ट्रक्चर्ड और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एसेट क्लास बन चुकी है। तो जी। पहले निवेशक आते थे काफी डर डर के, करीब करीब 500 निवेशक को भी लेके आना एक आईपीओ में बहुत डिफिकल्ट था। आज मैं जो देख रहा हूँ, यूफोरिया लास्ट 3 साल में सबसे ज्यादा कंपनियां लिस्ट हुई है लास्ट 3 साल में। पहले मुझे लगता है कि करीब 30 से 40 कंपनियां साल में होती थी, आज 250 कंपनियां लिस्ट हो रही है। तो आप देख सकते हैं, तो काफी निवेशक भी आ रहे हैं, और जितने भी एसेट क्लास है उसको एसएमई प्लेटफॉर्म ने बीट किया हुआ लास्ट 3 साल में। और हम्म। अगर आप देखें तो काफी अच्छी कंपनियों ने रिटर्न्स भी दी हैं। तो मुझे लगता है पहले काफी लोग कैपिटल गेन्स के लिए आते थे, शॉर्ट टर्म गेन के लिए आते थे, लिस्टिंग गेन के लिए आते थे। आज निवेशक थोड़ी सी लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, बट हम्म। स्टिल मैं देख रहा हूँ कि लिस्टिंग गेन्स की वजह से काफी लोग का जो आईपीओ आ रहा है, थोड़ी दिक्कतें आ रही है। उसके बाद लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आ रहा है, या काफी निवेशक लिस्टिंग गेन्स के लिए आ रहे हैं, तो थोड़ा दिक्कत आ रही है। वो हम्म। नहीं होना चाहिए। बट हम्म। आज के तारीख में जो देख रहा हूँ, काफी एसेट क्लास में या एसएमई में या मेन बोर्ड में भी काफी फंडिंग जो है एफआईएस की आ रही है। और काफी अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स काफी लॉन्च हुए लास्ट 5 साल में। अगर आप देखें तो हम्म। आंकड़ा जो है 2000 के ऊपर एआईएफ फंड्स लॉन्च हुए हैं आज के तारीख में इंडिया में, सेबी रजिस्टर्स। तो वो लोग का पार्टिसिपेशन बढ़ने की वजह से काफी एसएमई आईपीओ को काफी सपोर्ट मिला है, और काफी हम्म। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी रहे हैं। हम्म। अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स वो भी एक आ रहे हैं। एफआईआई पे फंडिंग भी हुई है काफी कंपनीज में, एफआईआई का भी इन्वेस्टमेंट्स आया है छोटी मोटी कंपनियों में। और मैंने देखा, मेरे टेनर में सिनर्जी ग्रीन करके कंपनी लिस्ट की थी मैंने हम्म। 2018 में। उसमें मैनचेस्टर इंटरनेशनल ने पैसा डाला था, करीब 14 करोड़। टोटल इशू साइज था करीब 26 करोड़ का, उसमें 14 करोड़ का फंडिंग आई थी। तो आप देख सकते हैं कि निवेशक उस टाइम से मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और काफी लोग कर रहे हैं। बैंक्स भी इन्वेस्ट कर दिए काफी। एचडीएफसी बैंक मैंने देखा कोई इश्यूज में एसएमई में इन्वेस्ट कर रही है, एयूएम स्मॉल बैंक इन्वेस्ट कर रही है, जस्ट टू हम्म। कोट फ्यू नेम्स। तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स का जो प्लेथोरा है काफी बढ़ चुका है। हम्म। रिटेल और एचएनआई, अल्ट्रा एचएनआई तो आ रहे हैं, बट ये बैंक्स की पार्टिसिपेशन, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स, पीएमएस, ये हम्म। लोग का इन्वेस्टमेंट वैसे मुझे लग रहा है कि प्लेटफॉर्म अभी स्ट्रांग होल्ड पे है। अभी जो जिटरी पार्ट है उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा वीक पॉइंट पे एसएमई प्लेटफॉर्म है, क्योंकि थोड़ी रिस्क रहती है लिक्विडिटी का। बट अदरवाइज स्ट्रांग फंडामेंटल कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि प्लेटफॉर्म काफी बड़ा बनने पे है। मुझे लगता है नेक्स्ट 5 से 10 साल में ये प्लेटफॉर्म काफी बड़ा बनेगा, और ये मतलब समझ लीजिए एक बैरोमीटर बन जाएगा जो ग्लोबली बात किया जाएगा। ये वो हम्म। फंडामेंटल्स पे दिख रहा है ये। जी। सर एक कंसर्न है HNIs often there's a concern that HNIs often have with SME investing in transparency and governance. तो ये जो इकोसिस्टम है, how is the ecosystem improving in terms of disclosures, compliance and investor protection? देखिए मैडम, अभी क्या क्या है कि जनवरी 2025 में सेबी ने नया रूल्स लेके आए हैं। उसमें लिस्टिंग क्राइटेरिया में भी काफी उन्होंने रेगुलेशन डाला हुआ है। हम्म। तो करीब करीब मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि करीब जब तक मैं था तब तक मैंने एक ऑब्जर्व किया कि काफी रिजेक्शंस हुए हैं एप्लीकेशंस के। एक तो रेगुलेटर भी काफी सतर्क हो चुका है कि ये काफी एप्लीकेशंस आ रहे हैं, उसमें से कौन सी कंपनी को अप्रूवल देना है। तो मैंने अपवर्ड ऑफ 50% रिजेक्शन देखा है एसएमई अप्रूवल्स में, जितनी कंपनियां रिजेक्शन हुई है। सो एक तो रेगुलेटर एज अ प्लेटफॉर्म उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने देखा है कि 50% एनएससी एनमर्ज में भी और बीएससी प्लेटफॉर्म में भी अपवर्ड रहा है। तो पहले तो फिल्टरिंग एज ए एक्सचेंज ही कर रही है, जहां पे वो अप्रूवल्स नहीं दे रहे हैं, जहां पे फंडामेंटल्स वीक हो, या वैल्यूएशन काफी हाई हो, या पी मल्टीपल काफी हाई आ रही है। हम्म। दूसरी, सेबी ने जो रेगुलेशन लाया है उसमें कंपलसरी उन्होंने बोला है कि दोनों जो कंपनियां सूचीबद्ध होने आ रही हैं हम्म। उसमें 1 करोड़ का एबिटा होना जरूरी है बोला हुआ है, जो नया रेगुलेशन हम्म। आया हुआ है। और दूसरा उन्होंने बोला हुआ है कि नेटवर्क जो है 1 करोड़ होना जरूरी है बोला हुआ है। तो ये दो रेगुलेशंस तो लाए हैं। और प्लस उन्होंने पहले जनरल कॉर्पोरेट पर्पस का 25% ऑफ द इशू साइज किया हुआ था पहले। तो अभी जो उन्होंने 15% कर रखा हुआ है, और 10 करोड़ मैक्सिमम किया हुआ है। तो ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि सेबी भी काफी कॉशियस है कि काफी कंपनियां आ रही हैं, तो बहुत रिस्क बढ़ रहा है इन्वेस्ट की तरफ से। तो ये कंप्लायंस में थोड़ी सी स्ट्रिंजेंट रूल्स एंड रेगुलेशन डाला हुआ है, हम्म। ताकि निवेशक जो आए तो फंडामेंटली अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए उनको एक मौका मिले, जो हम्म। सूचीबद्ध हो रही है प्लेटफॉर्म में। और प्लस रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज इसलिए भी किए ताकि कंपनी जो है फिल्टर हो सके।
हम्म। ताकि उस वजह से जो निवेशक इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका पैसे का थोड़ा अच्छा कंपनी में निवेशक कर सके, थोड़ा रिस्क जो है अवॉइड करने के लिए भी काफी फिल्टरिंग पॉइंट रखा हुआ है। और हम्म। बाकी एक और रूल्स एंड रेगुलेशन सेबी ने लाया है कि जो प्रमोटर का लोन है या उनकी जो फैमिली का कुछ लोन है या कुछ इन्वेस्टमेंट्स है, उसको रीपे कर नहीं सकते हैं। अभी ये नया रूल आया हुआ है कि आप जो आईपीओ कर रहे हैं वो हम्म। लोन रिपेमेंट के लिए नहीं कर सकते। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेबी ने किया हुआ है। सो हम्म। मुझे लगता है कि सेबी जो है काफी प्रोएक्टिव है इस काम में। और एसएमई प्लेटफॉर्म को जो मैंने करीबी से देखा 8 साल में, ये हम्म। काफी अच्छी तरह से इन्वॉल्व हो रही थी। अभी जो लास्ट 2 साल में 250 कंपनियां लिस्ट हो रही है, उसमें जो रिस्क दिख रहा था मुझे भी, जो कि इन्होंने प्रोएक्टिवली एड्रेस कर दिया एसएबी ने, तो मुझे लगता है कि अभी पॉइज्ड है एसएमई प्लेटफॉर्म हायर लेवल ऑफ ग्रोथ के लिए। इसमें हम्म। जो फंडामेंटली अच्छी कंपनी आएंगी सूचीबद्ध होगी, और मेरे हिसाब से अच्छा इसमें वेल्थ क्रिएशन हो सकता है, ये मुझे समझ में आता है। जी। सर, एक इन्वेस्टर के लिए टू लुक बियॉन्ड लिस्टेड इक्विटीज, उनको क्या प्रायोरिटाइज करना चाहिए व्हेन इवैल्यूएटिंग एसएमई और स्टार्टअप अपॉर्चुनिटीज, जैसे कि ग्रोथ पोटेंशियल, गवर्नेंस, एग्जिट विजिबिलिटी और इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन? देखिए इंस्टीट्यूशन तो बाद में आएगा, काफी छोटी कंपनियां रहती हैं, भले ही आज मैं बोलूँ ये है फार है, काफी कंपनीज में आती है। हर एक एसेट क्लास में वो लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो हम्म। मुझे लगता है पहली बात तो आपको पहला देखना है कि प्रमोटर कैसा है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए। उनकी हम्म। इंटेंशंस कैसे रही है, उनकी पेमेंट टर्म्स कैसे रहे हैं। और पहली बात तो जो कंपनी आ रही है उनका पॉजिटिव कैश फ्लो है कि नहीं देखना जरूरी है। हम्म। और सेकेंडरी है कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो, अगर रख लीजिए वो कंपनी आ रही है एक पर्टिकुलर सेक्टर से, अगर उस पर्टिकुलर सेक्टर में कंपनी एसएमई में भी पास्ट में इन्वेस्ट लिस्टेड है या हम्म। मेन बोर्ड में, उससे कंपैरिजन करना चाहिए। अगर के लिए वो ओवर वैल्यूड है और उस पीयर कैटेगरी से हायर वैल्यूड है, तो मेरे हिसाब से उसको इन्वेस्ट नहीं करें, या उसको एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम्म। अदरवाइज मुझे लगता है कि पहला इंटेंशन ऑफ द प्रमोटर देखें, हम्म। ऑनेस्ट है कि नहीं, उनकी पास्ट रिकॉर्ड देखें, उनकी पेमेंट टर्म्स और हम्म। पॉजिटिव कैश फ्लो है कि नहीं, या फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी देखें, और फंडामेंटली स्ट्रांग और कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी है, और कंप्लायंस प्रॉपर है, कोई लिटिगेशंस नहीं है। तो ये सब पॉइंट्स को देखते हुए और वैल्यूएशन देखते हुए निवेशक जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट है गवर्नेंस का, कंप्लायंस का। हम्म। सेकंड है इन्वेस्टर्स का, वो प्रमोटर का ट्रैक रिकॉर्ड देखें। हम्म। थर्ड थिंग है कि क्या वैल्यूएशन और प्राइस टू अर्निंग रेशियो में आ रहा है। तो मुझे लगता है कि लास्ट टाइम भी मैंने बोला था आपके माध्यम से, करीब हम्म। 10 से 12 पी मल्टीपल में कंपनियां आ रही हैं, तो मेरे हिसाब से हिस्टोरिकली देखा है कि 18 से 20 थोड़ी सी हैवी हो जाता है। और हम्म। ऐसे भी कंपनियां उतनी पी मल्टीपल कमांड नहीं करती। और मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि काफी कंपनियां जो अगस्त सितंबर में अप्रूवल ओके पड़ी है, बीएसई और एनएसई में भी काफी कंपनियां अभी तक सूचीबद्ध नहीं हुई हैं। तो हम्म। इन्वेस्टर जो है अभी डर के बैठे हैं कि इसमें इन्वेस्ट करें कि नहीं, और मार्केट जितनी भी हो चुकी है, और ग्लोबल में जो वॉर सिचुएशन बना है वेनेजुला और ये सब का, हम्म। तो वो हम्म। दिक्कत आ रही है। तो मुझे लगता है 10 से 12 पी मल्टीपल मेरे हिसाब से एक फेयर वैल्यूएशन है। और मेरे हिसाब से जो सेंसेक्स और निफ्टी भी आज 23-24 में चल रहे हैं, तो हम्म। वो सब कंपनियों के कंपैरिजन में मेरे हिसाब से ये फेयर वैल्यूएशन होगा। हम्म। अगर ऐसे कंपैरिजन में कंपनी आ रही है और फंडामेंटली अगर आप देखें कि फाइनेंशियल स्ट्रांग है, आरएचपी देख के इन्वेस्टर्स रेडी रिंग ऑस्पेक्ट को देखें, उसको हम्म। समझें, उसके बाद इन्वेस्ट करें, तो मुझे लगता है कि अच्छा कंपनीज में पैसा बनेगा आगे जाके नेक्स्ट 3 से 5 साल का होराइजन में। जी। आईपीओ की बात करें सर, तो इन्वेस्टर्स को आईपीओ सिलेक्ट कैसे करने चाहिए? देखिए जिस तरह मैंने अभी बताया कि पहले तो प्रोमोटर का ट्रैक रिकॉर्ड देखना जरूरी है। और हम्म। मेरे हिसाब से उनकी ट्रैक रिकॉर्ड के साथ में पहले कौन सा मर्चेंट बैंकर इसको लेके आ रहे हैं, उनकी भी ट्रैक रिकॉर्ड देखें, ताकि आपको समझ में आएगा कि किस तरह का वो वैल्यूएशन लेके आ रहे हैं। सो एक्यूरेसी ऑफ प्राइसिंग होना जरूरी है। और दूसरी चीज है कि वो जो कंपैरिजन है, प्राइस डिस्कवरी जो होना है उस कंपनी का, बुक वैल्यू क्या है उसको भी समझे। तीसरी बात है कि उस पीयर कंपैरिजन में कंपनी की क्या वैल्यूएशन और प्राइस टू अर्निंग रेशियो लेके आ रहे हैं। अगर उस सेक्टर का 18 से 20 मल्टीपल चल रहा है, अगर आपका 10 से 12 के मल्टीपल में आ रहा है, तो मेरे सबसे फेयर वैल्यूएशन है। और फंडामेंटल्स अच्छी है, लास्ट 3 साल में प्रॉफिट कंपनी कर रही है, और पॉजिटिव कैश फ्लो है, और फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी अच्छी दिख रही है, और मेरे सबसे एसेट काफी है, और ज्यादा हाई वैल्यूएशन पे नहीं आ रहा, तो निवेशक जो है 100% ऐसे एसएमई कंपनीज में निवेश कर सकते हैं मेरे हिसाब से। सर, आईपीओस जो है आजकल इतना इंटरेस्ट क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम रिटेल इन्वेस्टर्स? देखिए मैडम क्या है कि ओवरऑल मैंने जो देखा हुआ है 32 ईयर्स मेरे करियर में, निवेशक जो है एक बेंचमार्क बनाते आते हैं। देखिए आज के तारीख में 7 से 7.25% का आपका जो है बैंक एफडी का रेट है। हम्म। और दूसरा, आज इन्फ्लेशन अगर पकड़े तो करीब करीब 6.5 से 7 है। तो हम्म। मुझे लगता है कि अगर इंटरेस्ट रेट ऑफ बैंक अगर 7 सवा 7 है, और इन्फ्लेशन भी वही 6.5 7% है, तो हम्म। वेल्थ क्रिएशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली आपका जो है पार्टिसिपेशन नहीं आ रहा है। तो निवेशक का एक माइंड सेट रहता है, एक थंब रूल रहता है। वो हम्म। सोचते हैं कि जितना इन्फ्लेशन है और बैंक एफडी है, उन दोनों को ऐड करके वो सोचते हैं कि
14% आज के तारीख में बन रहे हैं, तो हम्म। निवेशक जो है आके इन्वेस्ट करते हैं। तो हाई रिस्की एसेट है, इक्विटी काफी रिस्की है। हम्म। और जो नहीं समझ पाते हैं तो उनको मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म या एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए। जो इसको पोर्टफोलियो को समझते हैं, इक्विटी समझते हैं, उनको मेरे हिसाब से एसएमई कंपनी में निवेश करना चाहिए। तो हम्म। 14-15% का जो होराइजन है, वो जो सोचते हैं कि इतना इंटरेस्ट में आ जाए, वो सोच के मार्केट में रिस्क लेने के लिए निवेशक आते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी लास्ट 10 साल में अगर मैं देखूं तो हम्म। एसएमई प्लेटफॉर्म काफी यूफोरिया रही है। पहले 500,000 इन्वेस्टर लेके आने में मर्चेंट बैंकर को काफी दिक्कत आती थी। हम्म। आज मैं देख रहा हूँ लास्ट 3 साल में 4 से 5 लाख एप्लीकेशन, ये छोटे छोटे 50 से 100 करोड़ के कंपनीज का जो इशू साइज में आ रही है। तो उसमें एक यूफोरिया तो बनाई है, काफी पैसा। मार्केट कैप अगर मैं देखूं दोनों एक्सचेंज पुट टुगेदर करीब करीब 4.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप क्रिएट हुआ है। अगर आप ओवरऑल फंडिंग देखें, ये बोथ द प्लेटफॉर्म पुट टुगेदर, एनएससी इमर्ज और एसएमई प्लेटफॉर्म बीएससी का जो है, हम्म। 40,000 करोड़ से ज्यादा फंडिंग नहीं हुई है। उसमें अगर आप देखें 4.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। इट्स ह्यूमंगस वेल्थ क्रिएशन जो हुआ है इस प्लेटफॉर्म बोथ। इट्स रियली ब्लेसिंग इन डिसगाइज है जो एसएमई प्लेटफॉर्म के लिए, क्योंकि 2012 से पहले कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जिसके थ्रू ये लोग फंडिंग कर सकते थे। हम्म। और मेरे हिसाब से ये फ्री का पैसा है प्रमोटर के लिए भी। वो निवेश करके कंपनी को नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ लेके जा रहे हैं। क्योंकि जी। बैंक में अगर आप देखें, बैंक में क्या है कि आपको एक इंटरेस्ट बर्डन रहता है और ईएमआई बर्डन रहता है प्रमोटर के ऊपर। इसमें हम्म। क्या है कि आप एक ढंग से देखें तो कागज बेच के पैसा ले रहे हैं। आप अगर देखें तो इसमें कोई एसेट जो है मॉर्गेज नहीं है जिस तरह बैंक में रहता है। तो मेरे हिसाब से ये प्लेटफॉर्म काफी हद तक अनएक्सप्लोर्ड है। और हम्म। ये पहले हाई रिस्की प्लेटफॉर्म जैसे एक्सपेरिमेंट जो किया था, आज मुझे लग रहा है वो स्ट्रक्चरली और इंस्टीट्यूशनलाइज हो चुका है और काफी इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम्म। एचएनआई, अल्ट्रा एचएनआई और काफी एनआरआई इन्वेस्टमेंट्स भी आ रही है। हम्म। और लोकली मैं देख रहा हूँ कि पीएमएस, एआईएफ, म्यूचुअल फंड्स ने भी काफी इन्वेस्ट किया है, तो काफी सपोर्ट आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये नेक्स्ट 5 साल में काफी बड़ी प्लेटफॉर्म बन सकती है। तो मुझे लगता है कि निवेशक इसको देखते हुए काफी निवेशक इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं लास्ट 3-4 साल से। जी। सर, आने वाले समय में कौन से अच्छे आईपीओज आप देख रहे हैं इन द नियर फ्यूचर? देखिए बड़ा देखें अगर जो मार्केट में काफी न्यूज है वो एनएससी का आईपीओ है। हम्म। पहला एक्सचेंज जो लिस्ट हुआ आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो 2 साल पुराना है, जहां मैंने करीब 8.5 साल बिताया है। और अभी जो आ रहा है वो एनएससी है जो 30 साल से है। और काफी बड़ी आईपीओ लग रहा है मेरे को। और रिलायंस जियो का आईपीओ है, जेप्टो आ रहा है मेरे हिसाब से। और भी बड़ी कंपनियां काफी आ रही हैं। तो मुझे लगता है ये सब कंपनियां सूचीबद्ध इसलिए हो रही है क्योंकि उनको भी पैसे चाहिए और नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ दिख रहा है इंडियन इकोनॉमी में। तो हम्म। मुझे लगता है कि पहला मेरे माइंड में जो आ रहा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का आईपीओ है, विच इज काफी ड्यू रही है। और मेरे हिसाब से अभी सेबी ने अप्रूवल दिया है। तो मुझे लगता है निवेशक को काफी अच्छा मौका मिलेगा एक अप्रिसिएशन होने का। और लॉन्ग टर्म एक इन्वेस्टमेंट्स के लिए अच्छी कंपनी लग रही है मुझे जो दिख रहा है, रिलायंस जियो एंड एनएससी। मेरे हम्म। लिए पर्सनल पिक रहेगा। आई विल नॉट रेकमेंड, बट दे कैन टेक अ डिस्क्लेमर एंड दे कैन देख सकते हैं कि फंडामेंटली आरएचपी पढ़ के। बट ये दोनों काफी बड़ी आईपीओ है, रिलायंस जियो और एनएससी का जो आ रहा है। हम्म। Sir, anything else you would like to say about SMEs or IPOs? देखिए मैं तो निवेशक को एक ही एक अलर्ट करूंगा कि अभी जो कंपनी आ रही है उनकी फंडामेंटल्स पढ़ें और रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट्स को पढ़ें और ट्रैक रिकॉर्ड समझें, हम्म। प्रमोटर का एक अंडरस्टैंडिंग बनाएं और उनकी कोई लिटिगेशंस हैं, डॉक्यूमेंट्स को thoroughly पढ़ें। और क्या वैल्यूएशन पे आ रहा है वो देखिए। काफी कंपनियां 18 पी मल्टीपल में अप्रूवल लेके बैठी है, उनका अभी अप्रूवल के बाद में भी लिस्टिंग नहीं हो पा रही है। तो मेरे हिसाब से फेयर वैल्यूएशन 10 से 12 पी मल्टीपल में कंपनी मिल रही है और उस पर्टिकुलर सेक्टर में 25 है, 30 है, 40 है, 80% का भी अगर पी मल्टीपल चल रहा है, तो मेरे हम्म। हिसाब से कंपनी चीप और या फेयर वैल्यू से मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम्म। ये पैरामीटर्स को कंपेयर करते हुए इन्वेस्टरों को रखना चाहिए। हम्म। और लुकिंग एट द ओवरऑल ग्लोबल सिनेरियो, मेरे हिसाब से कॉशन होना चाहिए कि मार्च अप्रैल के बाद निवेशक को एसएमई प्लेटफॉर्म में थोड़ा सा ज्यादा इन्वेस्ट कर सके अपने पोर्टफोलियो से। ये मेरी एक सजेशन या एडवाइस होगा। बाकी सभी लोग को हैप्पी न्यू ईयर, जितने लोग सुन रहे हैं आपके माध्यम से। और जी। बेस्ट ऑफ लक एंड हैप्पी फाइनेंशियल ईयर एवरीवन। नेक्स्ट 2 महीने में हम शुरू करेंगे और ये हम्म। फाइनेंशियल ईयर खत्म कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि सभी निवेशकों का अच्छा पैसा बने मार्केट के थ्रू। और हम भी हम्म। काफी लोगों कंपनी इसको लेके आ रहे हैं। करीब करीब 7 कंपनीज में मैं काम कर रहा हूँ, ऑलरेडी मैंडेट साइंड है। काफी हम्म। डिफरेंट सेक्टर से और ऑल ओवर इंडिया में कर रहा हूँ मैं। और हम्म। मैं सूचीबद्ध करूंगा और उस टाइम पे शायद इसके बारे में, कंपनी के बारे में भी बातचीत होगी आपके थ्रू। ये मैं समझता हूँ। थैंक यू फॉर दिस फोरम प्रिया जी। और जेटी जी को भी थैंक्स। थैंक यू सो थैंक मच यू मैम। सर, और आपको बुलाते रहेंगे इसी तरह एडवाइस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे सर। थैंक यू। श्योरली मैडम। थैंक यू मैडम, थैंक थैंक यू, यू। थैंक्स। नमस्ते।